हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो तैयार हैं आज एक नया पाठ पढ़ने के लिए? आइए शुरू करते हैं। पाठ 27, अनुच्छेद लेखन। एक अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है आज हम वो पढ़ेंगे। रचना सीखने के लिए मौखिक और लिखित अभ्यास करने चाहिए। ठीक है, कोई भी रचना अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए कैसा अभ्यास होना चाहिए? मौखिक भी और लिखित भी। मौखिक रचना के अभ्यास भाषा सीखने में लेखन अभ्यास के साथ साथ होते रहते हैं। मौखिक रचना का अभ्यास किसके साथ साथ होता रहता है? जब हम भाषा सीखते हैं उसमें लेखन अभ्यास जो हम करते हैं उसके साथ साथ ही मौखिक रचना का भी अभ्यास होता है। अनुच्छेद लेखन को लीजिए। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन क्यों सीखें? अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेंगे। तो बच्चों, आप देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। किसी भाव, विचार, दृश्य, घटना या विषय पर संक्षिप्त लेखन अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जो संक्षिप्त लेखन होता है किसी भी भाव पर या किसी विचार पर या किसी घटना पर, उसे कहा जाता है अनुच्छेद लेखन। अर्थात अपनी बात को 10-12 वाक्यों में असरदार ढंग से व्यक्त करना। एक अनुच्छेद में अपने विचार या वर्णन को प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन है। बहुत कम लाइनों में सब कुछ बता देना, ठीक है, उसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। 10-12 लाइनों में ही, 10 से 12 लाइनों में। अनुच्छेद लेखन का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होता है। अब अनुच्छेद लेखन का जो हर एक वाक्य होता है वो विषय से जुड़ा हुआ होता है, विषय संबंधी होता है। अनावश्यक विस्तार की जरूरत नहीं होती। भाषा स्पष्ट और सजीव होती है। शैली प्रभावशाली होती है। हमारे पास समय कम है। सबको कम समय में सारगर्भित बात सुनने या पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, समय की कमी हर एक के पास है, सभी के पास समय की कमी है। तो सबको कम समय के अंदर सब कुछ समझना आवश्यक होता है और सुनना अच्छा लगता है। संक्षिप्त कथन और सारगर्भित वर्णन की कला अनुच्छेद लेखन से आती है। थोड़े से में सब कुछ कह देना, संक्षिप्त कथन और सारगर्भित वर्णन, जिसमें कि पूरा सार आ जाए लेकिन वो हो छोटा सा, इसलिए हम अनुच्छेद लेखन सीखते हैं। इन दो चीजों को करने के लिए हमें अनुच्छेद लेखन की कला का आना आवश्यक है। उसका अभ्यास करते हैं। अनुच्छेद लेखन के अभ्यास के लिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। अब बच्चों, अनुच्छेद जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन के शीर्षक को अच्छी तरह समझ लें और संक्षिप्त वर्णन को वाक्य दर वाक्य मूल विषय से जोड़े रखें। अब एक शीर्षक है, पहले तो उसका समझना जरूरी है। फिर जब हम उसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं तो वाक्य दर वाक्य वो विषय से जुड़ा रहना चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। आरंभ से अंत तक सरस प्रवाह बनाए रखें। विस्मय आदि चिन्हों का सही प्रयोग करें। अनुच्छेद लेखन की समाप्ति पर एक बार अवश्य पढ़ें। पूरा अनुच्छेद लिखने के बाद उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। कोई गलती हो तो उसे ठीक करें। अगर शैली सुधार के लिए कोई मुहावरा लोकोक्ति सूझे तो उसका समुचित प्रयोग करें। यहाँ कुछ अनुच्छेद लेखन के नमूने दिए हैं, उन्हें पढ़िए, समझिए और अनुच्छेद लेखन की कला सीखिए। तो आइए बच्चों, कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। कुछ मैं पढ़ूंगी, बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला अनुच्छेद है छुट्टी का दिन। अब छुट्टी का दिन तो सभी को प्रिय होता है, तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में? छुट्टी का दिन खुशियां लेकर आता है। हम विभिन्न योजनाएं बनाते हैं। खेलना, सैर सपाटा, सिनेमा, नए कार्य सीखना आदि न जाने कितने कार्यक्रम बनाते हैं। परंतु छुट्टी का दिन जब आता है तो कई बार नए नए गुल खिलाता है।
छुट्टी के दिन मेहमानों का तांता लग जाता है। ज़्यादातर मेहमान छुट्टी में ही आते हैं। उनके आगमन में छुट्टी की खुशियों का जनाजा निकल जाता है। खेल की योजनाएं खाक में मिल जाती हैं। मित्र मंडली के साथ सैर सपाटा भी खूंटी पर टंग जाता है। देखिए किस प्रकार से इनकी तुलनाएं की गई हैं हर एक चीज की। ठीक है, एक बार छुट्टी के दिन आए एक मेहमान ने हमारी सूरत देखकर हमारे मन का दर्द भांप लिया। वे बोले, छुट्टी के दिन तुम्हारे चेहरे पर मस्ती और मुस्कुराहट नहीं है, क्या हुआ बेटे? हमने फीकी हंसी का फव्वारा छोड़ा और बोल दिया, कुछ नहीं चाचा जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मन में छिपी पीड़ा ने डंक मारा, झूठ बोलते हो? अतिथि सेवा में छुट्टी हो गई, सारी खुशी समाप्त हो गई, दिल के अरमान दिल में घुटकर रह गए। छुट्टी का दिन आए तो खुशियां लाए। अब देखिए होता है ना, कभी कभी छुट्टी का दिन मिलता है, उसमें भी मेहमान आ जाते हैं। तो ऐसे ही मेहमान आए और मेहमानों के सामने फीकी हंसी लेकर आप खड़े हुए हैं। मेहमान ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो छुट्टी का दिन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो एक फीकी सी हंसी हंस के क्या कहा कि नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप आए हैं, लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है कि छुट्टी का दिन तो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद था छुट्टी के दिन के विषय में। देखिए कितने छोटे में बहुत कुछ समझा दिया, सब कुछ कह दिया। अब बच्चों अगला अनुच्छेद, सागर तट पर संध्या। सागर के तट पर किस प्रकार संध्या दी। प्रकृति प्रतिपल अपनी सुंदरता को बिखेरती है। देखिए जब शुरू होता है ना अनुच्छेद, शुरुआत जब करते हैं आप किसी अनुच्छेद का, तो उसके जो शब्द होते हैं वो बहुत सुंदर होने चाहिए कि पढ़ने में भी अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे। हर क्षण नए नए दृश्य सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त होने तक प्रकृति का रूप बदलता रहता है। सागर तट पर सूर्य के अस्त होने का दृश्य रोमांचक होता है। सागर तट पर संध्या का दृश्य कितना सुहावना होता है। अगर आप गए हैं, आपने कभी सागर देखा है, तो सागर तट पर जब संध्या होती है, जब सूरज डूबता है, तो वो दृश्य बहुत सुंदर होता है। सूर्य की रंगीनियां देखने को हम अपने दादाजी के साथ कन्याकुमारी के सागर तट पर गए। अक्टूबर का महीना था, सूर्य लाल आग का गोला लग रहा था। अब देखिए किस प्रकार कन्याकुमारी के सागर तट का और वहाँ सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन हुआ है, और बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पंक्तियों में ये पूरा वर्णन किया गया है। आसमान में पश्चिम की दिशा में बादलों की लालिमा थी। शीतल मंद सुगंधित समीर के झोंके प्रफुल्लित कर रहे थे। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूर क्षितिज पर सागर में प्रवेश करने के लिए सूर्य तैयार था, मतलब अस्त हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ने अस्त होने का रंगीन नाटक किया। सूर्य ने अस्ताचल की ओर रुख किया। आकाश का रंग प्रतिक्षण बदल रहा था। लाल रंग धीरे धीरे मटमैले रंग में बदलता जा रहा था। क्षितिज पर सूर्य सागर में खड़ा सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता है ना, जब सूर्यास्त होता है सागर तट पे कभी खड़े होकर आप देखिए, सूर्यास्त जब होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य खड़ा हो गया है। कहाँ? सागर में जाकर खड़ा हो गया है। जल का रंग भी बदल रहा था। साथ में इंद्रधनुषी रंगों की शोभा बनती थी। सूर्य सागर में गुम हो गया। सागर तट पर संध्या में हल्के से अंधकार पर अब भी उसकी रंगीनी कायम थी। वह वहां नहीं था। कौन? सूर्य वहां नहीं था। वह हमारे अंदर आनंद भर रहा था। ऐसी थी सागर तट की संध्या। ठीक है बच्चों, अब एक और अनुच्छेद पढ़ती हूं मैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व। प्रत्येक देश में तरह तरह के पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ का संबंध धर्म या संस्कृति से होता है, जबकि कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान, एकता, अखंडता तथा गौरव के प्रतीक बन जाते हैं। कुछ तो होते हैं धार्मिक, जो होते हैं धर्म या संस्कृति से जुड़े हुए पर्व होते हैं, और कुछ होते हैं राष्ट्रीय पर्व जिनमें कि स्वाभिमान, एकता, अखंडता और गौरव के वो प्रतीक होते हैं।
भारत में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी, पोंगल आदि त्योहारों का संबंध यदि धर्म विशेष से है तो कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं के द्योतक बन गए। 15 अगस्त जिसे कि स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती जैसे पर्व राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं। ये सभी पर्व भारत के गौरवशाली अतीत के संदर्भ में इसकी अस्मिता के प्रतीक बन गए। इन त्योहारों को मनाते समय भाषा, धर्म, जाति या प्रांत की दीवार नहीं रहती तथा प्रत्येक भारतीय इन्हें मनाता है। ये त्योहार हमें स्वाधीनता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा की प्रेरणा देते हैं तथा हमें देश के उन अमर सपूतों की स्मृति करा जाते हैं जिन्होंने स्वयं अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का पावन उपहार भेंट किया तथा पराधीनता के कलंक को मिटाया। ठीक है बच्चों, तो ये था राष्ट्रीय पर्व पर अनुच्छेद। अब बाकी के जो अनुच्छेद हैं वे आप स्वयं पढ़ें। अब करते हैं अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों अभी आपने कुछ अनुच्छेद पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार अनुच्छेद लिखे जाते हैं और बाकी के जो अनुच्छेद हैं वे भी आप स्वयं पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आप इन विषयों पर अच्छे से अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से विषय हैं ये। दूरदर्शन, पुस्तकालय, वर्षा का एक दिन, मेरा प्रिय मित्र, प्लेटफॉर्म का दृश्य और अनुशासन। ठीक है बच्चों, तो यही होता है इस पाठ का अंत भी। मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो बच्चों यही समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।